हेलो साथियों। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं। आपके इसके ऊपर दो न्यूमेरिकल आई थी पिछले पेपर में, जो कि सीधा एक फार्मूले के बेस पे हैं। हमने कुछ ज़्यादा उसमें याद नहीं रखना है और याद रखने की उसमें ज़रूरत भी नहीं है। फार्मूला देखेंगे और फार्मूले के अकॉर्डिंग फार्मूला पुट अप करेंगे और सीधा उसका आंसर आ जाएगा। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपका भी टाइम कीमती है और हमारा भी टाइम कीमती है। तो आपको जो न्यूमेरिकल पिछली बार आए थे वो आए थे, उसमें उन्होंने कैपेसिटर भी डाल दिया था कि इतने हेनरी का कैपेसिटर लगा हुआ है, इतने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है, जो कि रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में है या पैरेलल में है, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग था नहीं वैसे। रेजिस्टेंस का कि इसका कैपेसिटर का कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी हम देखेंगे अगर उसमें आया हुआ टाइम कांस्टेंट आया है, काफ़ी डीप क्वेश्चन उसने पूछा था, तो हम सीधा फार्मूला करेंगे और उस फार्मूले के अकॉर्डिंग ही हम सीधा टू द पॉइंट उसका सोल्यूशन करेंगे। कैपेसिटर कैसे बनता है, कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, वो हम कोई नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि जब भी हमने कोई रेजिस्टेंस को मापना होता है तो ओम तो हमने पढ़ा था कि ओम है उसकी ऐसा यूनिट, लेकिन वो कितना, उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है। जैसे किलो ओम, मेगा ओम। तो किलो ओम क्या होता है, मेगा ओम क्या होता है। और अगर हम कैपेसिटर की फॉर्म में चले जाएं, जो कैपेसिटर जो होता है उसकी वैल्यूज माइक्रो में आती है, मिली में आती है, माइक्रो में आती है, नैनो में आती है। थोड़ा सा हम यूनिट्स देखेंगे कि इस यूनिट्स में होता क्या है। जैसे हम सबसे पहले तो जो किलो है, किलो, किलो का मतलब हुआ 3 जीरो। किलो का मतलब हुआ 3 जीरो। जैसे हम 1 kg बोलते हैं 1 किलोग्राम, तो उसमें कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। जैसे हम बोलते हैं 1 kg, 1 kg, तो 1 किलो, 1 किलो ग्राम, 1 किलो मतलब कि 1000 ग्राम। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको कोई किलो बोलेंगे तो किलो का मतलब होता है किलोमीटर, मीन किलोमीटर मीन 1000 मीटर। किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। तो किलो का मतलब हुआ, किलो का मतलब हुआ 1000। 1000 में कितनी जीरो है हमारी, 1 2 3। थोड़ा इसमें मैथमेटिक्स भी आ जाएगा, 1 2 3। तो इसको हमेशा हम क्या लिखेंगे, इस वाले को 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 मतलब यहाँ पे 3 के आगे कुछ नहीं लगा है। ये पावर तो है लेकिन इसके आगे कुछ नहीं लगा है। अगर कुछ नहीं लगा इसका मतलब कि वो जमा के 3 है, जो पावर है जमा के 3 है। तो ये आ गया किलो। और इसके अपोजिट 10 की पावर -3। तो 10 की पावर -3 का मतलब हुआ कि वो 1/1000 है। ये 1000 था, अब ये 10 की पावर -3 है, ये हो गया 1/1000। और मैथमेटिक्स में जब हम ये जो बटे वाली जो भी रकम है, बटे वाला जो भी नंबर है, उसको जब ऊपर लेके जाते हैं तो इसको हम ये ले सकते हैं 1/10 की पावर 3। ठीक है, सिर्फ 1000 को हमने 10 की पावर 3 में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पे 10 की पावर कितनी है, पॉजिटिव, जमा की है। लेकिन जब ये ऊपर जाएगी तो ये 10 की पावर -3 हो जाएगी, 10 की पावर -3 हो जाएगी। तो इसको बोल देंगे हम मिली। ठीक है, किलो और मिली में आपको लग गया, पता हुआ किलो 10 की पावर -3 होती है और मिली में 10 की पावर -3 होती है, या हजारमा हिस्सा बोलते हैं इसको। ये हजारमा हिस्सा हो गया, ये 1000 गुणा हो गया। ठीक है, किसी तरीके से आप याद कर लो। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर तरफ से आपको किसी किसी से याद रहेगी। अब 10 की पावर 6 कर दिया, 10 की पावर 6 याद रखना है। तो 10 की पावर 6 का मतलब क्या हुआ, बराबर है 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो मतलब 10 की पावर 6। ये जितना भी नंबर हो
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 10 लाख, कुछ भी है, लेकिन इसको 10 की पावर 6 बोल दिया हमने। तो एज ए टेलीकॉम टेक्नीशियन हमें पता होना चाहिए कि 10 की पावर 6 को क्या बोला जाता है। पेपर में ये पहले आया हो या ना आया हो, लेकिन कहीं भी न्यूमेरिकल में ये यूटिलाइज या डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपको। एज ए टेलीकॉम टेक्नीशियन हमें ये पता होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं 10⁻6 या 10 की पावर 6, इसको बोलते हैं मेगा। तो ये मेगा ओम भी हो सकता है। अगर मेगा मेगा अगर मेगा, इसको एम से शो करते हैं, मेगा ओम हो सकता है, मेगा ओम। अब हम बोलेंगे कि 10 की पावर 6 तो जमा की पावर हो गई, 10 की पावर -6 को क्या बोलते हैं? अगर 10 की पावर -6 है तो जैसे हमने वो वहां पे लिखा था, तो 1/6 हो गई। तो इसको बोलते हैं माइक्रो। माइक्रो 10 की पावर -6 को बोलते हैं माइक्रो। याद रहेगा, माइक्रो जैसे माइक्रो ओम, या माइक्रो हम म्यू से भी शो करते हैं, ऐसे माइक्रो फेराड। याद रखना इसको, म्यू, म्यू भी बोलते हैं इसको, मतलब यू की तरह होता है, थोड़ी सी उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो उसको सिंबॉलिक थोड़ा सा म्यू कर दिया है। तो हमने मेन 10 किलो, मिली, मेगा और माइक्रो, ये हमें याद रहनी चाहिए। अब एक आता सेंटी। सेंटीमीटर। तो जो सेंटी होता है, सेंटीमीटर होता है, सेंटी का मतलब क्या हुआ, यहां लिखता हूं, सेंटी। सेंटी का मतलब हुआ 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, या ये किसी चीज का 1/100वां हिस्सा, 1/100वां हिस्सा। ये 2 जीरो हैं, अगर उसको नॉर्मल कंडीशन में रखेंगे तो 1 गुना 10 की पावर -2 हो जाएगा। ये जो थी 1/10 की पावर 2 थी, नीचे थी ये जमा की, जब ऊपर गया शिफ्ट होके तो वो पावर बन गई -2। तो इतना सा आपने थोड़ा सा ये याद रखना है, मेगा क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, मिली क्या होता है, और सेंटी क्या होता है। सेंटी मीन 100वां हिस्सा। थोड़ा हम इसको साफ कर लेंगे। अब आपने पिछले अगर न्यूमेरिकल आप देखेंगे, न्यूमेरिकल आपका आया हुआ कि एक जो रेजिस्टेंस है उसके साथ में एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है, तो उसका टाइम कांस्टेंट बताओ। कोई उसका रेजिस्टेंस नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, टाइम कांस्टेंट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका आया हुआ है, और आपने जो पिछले क्वेश्चन पेपर आपके आए हुए हैं वो हम कोशिश करेंगे कि वो सारे जो मेरे पास अवेलेबल होंगे वो सारे सॉल्व करेंगे हम। उसका कुछ भी आंसर हो, अगर आपको डायरेक्टली आ जाता है, उसका न्यूमेरिकल आता है, उसका आपको अगर फार्मूला आता है, आप कर सकते हो तो अच्छी बात है। नहीं तो आप डायरेक्ट अगर उसका कोई अगर उसको डायरेक्ट आप डायरेक्टली आप उसको याद कर सकते हो, तो पुराने क्वेश्चन पेपर में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपने जो कि आपको आता ना हो। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर रिपीटेड क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन पेपर उठा लेंगे और वहीं से वो क्वेश्चन आंसर डाल देते हैं, क्वेश्चन डाल देते हैं। होता है कि एक्चुअली में जो भी कंपनी प्राइवेट कंपनी को देते हैं कॉन्ट्रैक्ट, या किसी को देते हैं, तो उन्होंने एक अपना क्वेश्चन बैंक बनाया होता है। मान लीजिए कि एक टॉपिक है, या एक आपका जो जितना भी सिलेबस है उसमें 1000 क्वेश्चन बनाए हैं, तो उसमें से टॉपिक वाइज वो एक एक करके
अपने नंबर, क्वेश्चन नंबर अपने सिलेक्ट करेंगे और 100 नंबर का आपको पेपर बना के दे देंगे। तो ज़्यादातर क्या होता है कि कई बार रिपीटेड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। मान लें कि 100 में से आपके 30 नंबर भी रिपीटेड आ गए, तो इसका मतलब कि अगर आपने पिछले क्वेश्चन पेपर किए हैं तो 30 नंबर तो आपके पक्का ही हो गए। टोटल मिला के चाहे सेक्शन वाइज 15-15, 20-20 हो गए। तो आपने हमेशा जो पिछले आपके क्वेश्चन पेपर आते हैं उनको जरूर करना है। इसलिए हम जो पिछले क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं वो जरूर करने हैं, चाहे वो थोड़ा सा सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस भी हो, तब भी हमने देखना है, क्योंकि आसान सा कोई फार्मूला अगर याद करें और उसका एक नंबर हमें मिल जाए तो हमारे लिए वो बहुत बेनिफिशियली होगा। सबसे पहले थोड़ा सर्किट के बारे में देखेंगे कि होता क्या है। इसको बोलते हैं आरसी। आरसी मतलब रेजिस्टेंस, और सी मीन कैपेसिटर। कैपेसिटेंस। तो इसको आरसी रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस, और एक होता है आर एल। आर का मतलब रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, और एल का मतलब इंडक्टेंस, आई एन इंडक्टेंस। कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस बेसिकली जो कैपेसिटर होता है वो भी हमारी, जैसे हमने जब वोल्टेज देनी थी किसी सर्किट में, तो वो थोड़ी देर के लिए अपने पास चार्ज चार्ज को अपने पास रख लेता है, मतलब कि वो चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर। और जब हमें सर्किट में ही जरूरत पड़ेगी तो हम सर्किट को ऐसे डिजाइन करते हैं कि वो डिस्चार्ज होके हमें कोई ना कोई उसका आउटपुट जहां पे भी चाहिए हो। जैसे मान लीजिए उसकी कैपेसिटी 2 वोल्ट चार्ज को रखने की है, होल्ड रखने की है, तो जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसका जो एज ए बैटरी की तरह सर्किट के अंदर ही उसका यूज कर लेंगे। जितने भी हमारे फोन के सर्किट्स हैं, जितनी भी हाई टेक्नोलॉजी है, उसमें इनबिल्ट कैपेसिटर्स होते हैं, तो ये चार्ज को होल्ड रखता है, और जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम उसको डिस्चार्ज कर लेते हैं। चार्जिंग डिस्चार्जिंग इसमें एक्शन चलता रहता है। जो इंडक्टर होता है, जो कैपेसिटर होता है, उसका सिंबल दो ऐसे लाइनें और इस तरह से होता है, दो इस तरह की लाइनें और इस तरह से। जो इंडक्टर होता है, इसको इंडक्टर को गोल करके ऐसे, जैसे बल्ब का सिंबल होता है, इस तरह से। और इसको हम इंडक्टर को शो करते हैं एल से, और इसको करते हैं सी से शो सर्किट में। तो आपने रखना है कि आरसी सर्किट में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर होता है, जिसका सिंबल ये होता है, दो डंडे जो बैटरी की तरह होते हैं, लेकिन ये बराबर होते हैं। जो बैटरी होती है हमारी, उसका एक बड़ा होता है नेगेटिव पॉजिटिव, और जो छोटा होता है वो नेगेटिव होता है, लेकिन इसमें पैरेलल होते हैं। और ये इस तरह से कोई गोल राउंड से शेप बनी होती है, उसको हम बोलते हैं इंडक्टर, और उसको हम एल से शो करते हैं। जो इंडक्टेंस होती है, उसकी जो उसकी जो एसआई यूनिट है वो है हेनरी। हेनरी, या इसको एस से शो करते हैं। और ये सी कैपेसिटेंस होती है फेराड। फेराड या एफ से शो करते हैं इसको, याद रहेगा। आरसी सर्किट, कैपेसिटेंस, सिंबल सी, फेराड इसकी यूनिट, इंडक्टर एल, हेनरी और एन। ये जो इंडक्टर होता है
ये बिना कुछ किए, जैसे हमने इसको एक बार वोल्टेज दे दी और उसके बाद इसको छोड़ दिया, तो इसका सर्किट इस तरह से डिजाइन होता है कि एक बार ये अपने आप ही चार्ज होएगा, दूसरी बार ये डिस्चार्ज होएगा, मतलब चार्जिंग डिस्चार्जिंग करता रहता है। वो सर्किट में हमें जरूरत पड़ती है। बाहर से तो हम 220 वोल्ट देते हैं, अंदर फिर हमारा 12 वोल्ट का जो सर्किट होता है, कहीं पे हमें 3 वोल्ट चाहिए, कहीं पे 1 वोल्ट चाहिए, तो इस तरह से डिजाइनिंग में काम आता है। बस जनरल से हमें ऊपर से पता होना चाहिए इसका कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस क्या है। अब एक टर्म आती है, आपने याद रखना है, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट, तो टाइम कांस्टेंट है तो ये क्या है, टाइम ही है, लेकिन इसको हम टी से शो नहीं करते हैं, इस तरह से डिजाइन करके इसको बोलते हैं टॉ। टाइम कांस्टेंट टी, टॉ, थोड़ा डिजाइन जैसा टी होता है इसमें। तो जो टाइम कांस्टेंट टी होता है वो आर इंटू सी होता है। ये फॉर्मूला याद कर लो आप, टाउ इज इक्वल टू, या टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू सर्किट में जो रेजिस्टेंस दिया होगा और उसकी जो कैपेसिटेंस होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपके पास एग्जाम में एक आपका पेपर क्वेश्चन आया हुआ है, जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर है उसमें पहले क्वेश्चन है, a 5 ohm resistor and a 10 microfarad capacitor are linked in series with a circuit. Determine the circuit time constant. क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्योंकि इसके साथ न्यूमेरिकल कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, फार्मूला आपको याद रहेगा। आप 5 ohm resistor and a 10 microfarad capacitor are linked in series within a circuit. Determine the टाइम कांस्टेंट। अब देख लो रेजिस्टर और कैपेसिटर, ठीक है। अब ये जो माइक्रो है म्यू, ये माइक्रो मैंने पहले आपको बता दिया कि माइक्रो क्या चीज होती है। जो माइक्रो होती है 10⁻⁻⁶, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 फराड इसकी कैपेसिटर की यूनिट है। तो इसमें ऐसा नहीं बोला इन्होंने कि इसकी कांस्टेंट निकालो, इसकी वोल्टेज निकालो, करंट निकालो, कुछ निकालो, अलग से आ गया है डिटरमाइन द टाइम कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन इसलिए थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है क्योंकि उसमें दिया नहीं है, कैपेसिटर के बारे में कुछ दिया नहीं है। और जो टाइम कांस्टेंट होता है इसका, एक छोटा सा आपको बताता हूं कि जो कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट होता है या टाउ होता है, इसमें 63% कैपेसिटर है वो 100% चार्ज होगा और 0 तक डिस्चार्ज होगा। लेकिन जब ये 63% तक चार्ज हो जाए तो जितना उसके लिए टाइम लगेगा 63 पहुंचने के लिए, वो इसका टाइम कांस्टेंट होगा। और वापस 63% तक पहुंचे डिस्चार्ज होती बार, वो इसका टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट जो है वो 63% से रिलेट करता है, ठीक है। मोटा सा आपने याद कर लेना है,
इसका ग्राफ क्या होता है वो हमें उस पर जाने की जरूरत नहीं है। बेसिक हमारा पर्पज जो था, ये जो न्यूमेरिकल आया था बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल था, और एक छोटे से फार्मूले को जैसे कि जनरली हमें याद भी हो जाएगा, ये टाउ इज इक्वल टू आर इंटू सी, और कैलकुलेशन करना मैंने आपको पहले बता दी, तो इससे क्या होगा, आपका एक नंबर परफेक्ट हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। हमने आउट ऑफ सिलेबस है और दे दिया होगा क्वेश्चन, तो हमने कर लेना है ये। तो इस तरह का क्वेश्चन कोई आ जाए तो हमने कर लेना है। तो इसमें ऑप्शन है पहला ए ऑप्शन। ऑप्शन इसलिए लिख रहा हूं कि मिलते जुलते ऑप्शन आएंगे जिसमें कि कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं। सेकंड, ये टाइम कांस्टेंट है, टी है, तो टी की टाइम की क्या होगी, सेकंड, ऐसा यूनिट टाइम की सेकंड, तो इसका आंसर जो होगा सेकंड में होगा। लेकिन उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे कितना होगा, 10⁻⁻⁴ सेकंड, सी 0.5 सेकंड, डी 5 सेकंड। देखिए एबीसीडी ऑप्शन है, और अभी आपको फार्मूला क्या बताया था, टॉ इज इक्वल टू आर इंटू सी। आर हमें कितना दिया हुआ है, 5 ओम, हमने इसकी 5 वैल्यू भर ली। सी, सी मतलब कैपेसिटर कितना है, कैपेसिटी कितनी है, उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, ये मल्टीप्लाई सी की वैल्यू कितनी है 10 गुना माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है -6, 10 की पावर -6, 5 रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 5 ओम, इसकी वैल्यू आ गई 10, और माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6। अब 10 की पावर -6 का मतलब है, अगर ये गुना में है तब तो 10 की पावर -6 रहेगा, अगर इसको हम बटे में लिख दें तो 5 गुना 10 बटा, ये -6 है, नीचे जाके 6 जीरो हो जाएगी, 2 2 4 2 6, ठीक है जी। या जैसे हमने पहले किया था कि 6 जीरो थी, बटा करके 6 जीरो थी, जब ऊपर लेके गए क्योंकि ये सारी पॉजिटिव थी तो ऊपर जाके ये नेगेटिव हो गई, तो हम उल्टा भी कर सकते हैं कि 10 की पावर -6 दिया हुआ है, तो अगर हम बटे में लिखना चाहें तो ये 10 तो इधर ही था, लेकिन इसका बटा बना दिए तो 1 बटा, समझो 1 गुना 1 बटा 10 की पावर 6 हो गया, और 6 जीरो लगा दी। अब 1 जीरो और 1 जीरो आपकी कट गई, तो अब क्या हुआ, 5 गुना 1 बटा 1 2 3 4 5 जीरो रहेगी, या फिर इसको लिख दो 5 गुना 10 की पावर -5। क्या ये ऑप्शन है हमारा, देखो ये इसका आंसर निकला 5 गुना 10 की पावर -5, तो इसका ऑप्शन बी है, ये वाला इसका ऑप्शन है, 5 की पावर 10 गुना। अब ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है भी, लेकिन अगर छोटा सा हम फार्मूला, क्योंकि इससे पहले कि हम कुछ ज्यादा उसमें पढ़ें कि ये जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, अगर हमें सीधा सा एक फार्मूला आर इंटू सी पढ़ेंगे सीधा क्लियर हो जाएगा, बस ये इसकी वैल्यू है। और जो हमारा इसमें तो आपका ये न्यूमेरिकल था बड़ा इंपॉर्टेंट, ये आपने कर लेना है, इसको याद रखना है, एक ही फार्मूले से हमारे ये काफी कुछ इसमें क्लियर हो रहा है। वीडियो को आप थोड़ा सा देख लीजिए, इसको नोट करना चाहिए नोट कर सकते हैं। ये आपका न्यूमेरिकल है जो कि पहले पेपर में आया हुआ है, जो पहले पेपर में आया हुआ वो छोड़ना नहीं है बिल्कुल नहीं। थोड़ा वीडियो को आप फास्ट कर लो ताकि आपका टाइम बच जाए। इसके बाद इसी से रिलेटेड हम डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो चांसेस हैं पूछने के, वो थोड़ा कर लेते हैं। इसका न्यूमेरिकल वगैरह जो ये मैंने बताया कि कैपेसिटर का, इंडक्टर का याद रख लेना आपने, क्योंकि हमारी जो एक्सचेंजेस होती हैं बीच में, जो हमारी पुरानी एक्सचेंजेस थी, तो उसमें काफी जगह इंडक्टर यूज किया जाता है। और ये जो कैपेसिटर है, ये हमारा जैसे सेक्शन बी है उसमें हमें काम आएगा, शायद हो सके वहीं से उन्होंने क्वेश्चन तो सेक्शन ए में डाला हुआ है, लेकिन जो पावर प्लांट है
रेक्टिफायर है, वहां पे कैपेसिटर कब यूज होता है कि जो हमारा जो इनपुट है, जो एसी होती है, उसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो आप ये मान के चलो कि हो सकता है कि उसी के बेस पे दीदी हो कि इनको तो कैपेसिटर के बारे में पता होना चाहिए, और एज ए टेक्नीशियन हमें पता भी होना चाहिए। एक वैसे आपको देता हूं, एक क्वेश्चन बन सकता है कि यूनिट ऑफ टाइम कांस्टेंट, द यूनिट ऑफ टाइम कांस्टेंट इन आरसी सर्किट या आरएल सर्किट, कुछ ही पूछ सकते हैं। उसकी यूनिट क्या होती है? तो अभी हमने किया कि उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो टाइम की सेकंड होती है, टाइम कांस्टेंट की सेकंड होती है। तो सीधा ये क्वेश्चन आ गया, तो आपने कर लेना है। एक होता है इफ आर इज डबल्ड, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इनके। इफ आर इज doubled and C is halved, the time constant will A है डबल हो जाएगा, B है हाफ हो जाएगा, C है सेम रहेगा जो पहले था, D है बिकम जीरो। ये क्वेश्चन है, ये ढूंढ के बनाया हुआ क्वेश्चन, जो इस तरह के जो हमारे आईटीआई लेवल के, जो एक्चुअली जो हमारा जो टेलीकॉम टेक्नीशियन का जो हमारा एग्जाम है, वो आईटीआई के लेवल का माना जाता है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आईटीआई के लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसमें। तो इसमें क्या कि चांसेस बनते हैं, इसमें आपने कर लेना है, दो के न्यूमेरिकल करूंगा ताकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो आप 100% उसको कर लें। इफ आर इज द डबल, आर इज डबल, रेजिस्टेंस को डबल कर दिया है और सी को कितना कर दिया, हाफ। तो टाइम कांस्टेंट में क्या फर्क पड़ेगा? अब देखिए, हमने बेसिक फार्मूला पढ़ लिया, टाउ इज इक्वल टू आर इंटू सी। ठीक है, बेसिक फार्मूला तो हमारा ये हुआ। अब बोला कि इफ आर इज डबल, आर को डबल कर दिया मतलब ये 2r हो गया, और एंड सी इज हाफ्ड, सी को हाफ कर दिया, आर को डबल कर दिया 2r हो गया, सी को हाफ कर दिया, सी बटा 2 हो गया, आधा कर दिया। तो बोले कि टाइम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? तो टाइम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ा, ये और दो कट गए, तो टाइम कांस्टेंट क्या बचा, आरसी तो आ गया वापस, टी बराबर है आर इंटू सी था, अब क्या हुआ, टी इज इक्वल टू आर सी आ गया। तो इसका आंसर क्या हुआ, रिमेन सेम, सेम रहेगा। कुछ नहीं, सिंपल से आपने वैल्यू भरी, सीधा आंसर आ गया, और 1 मिनट का टाइम होता है, 10 सेकंड में आप इसको फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, करना है। थोड़ा सा अगर टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप इसको स्पीड अप कर लें, ठीक रहेगा। लेकिन आपने कॉपी में कर लेने का ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल, नोट्स में ये आपको मिल जाएंगे। लेकिन बाई चांस कई बार क्या होता है, जो क्लास में करवा रहे होते हैं, कई बार हम उसके नोट्स बनाने में पीछे रह जाते हैं, या उसमें बाई चांस छूट गया, तो आप कर लोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ में।
तो यहां पे कर लेते हैं। आपने सीधा ही याद रखना है कि एट 1 टाउ टू टाउ 5 टाउ। 1 टाउ तो 1 टाउ पे जो होती है कैपेसिटी की चार्जिंग होती है 63%, 63%। याद रखना है आपने। पहले भी बोला आपको कि टाइम कांस्टेंट मीन की टी वो टाइम है, टाइम टेकन बाय कैपेसिटर, कैपेसिटर के द्वारा 63% चार्जिंग होने तक जो समय लगता है, जीरो से जो समय लगेगा वो इसका टाइम कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर 1 टी बोले या टी बोले तो 63%, 63% उसकी चार्जिंग होती है। अगर वही टाइम कांस्टेंट डबल हो जाए तो इसकी जो चार्जिंग है वो 95% हो जाती है, 95%। और 5 टी ये 99% हो जाती है। इस टेबल को आपने याद कर लेना है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि एट 2 टी द टाइम को द चार्जिंग वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर विल बी, कोई भी ऑप्शन आ जाएगा। एट टी 63%, टाइम कांस्टेंट जो होता है इसका भी वो 63%, 2 टी पे ये और 5 टी पे ये, सीधी वैल्यू याद रख लेनी है। कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। अब एक बोल लेते हैं कि R इज इक्वल टू 2 ओम, C इज इक्वल टू, ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ये। तो इसमें टाउ निकालना आपने, ये क्वेश्चन है। टाउ R इंटू सी, आर कितना है 2 गुना 2, और सी कितना है 5 माइक्रोफैरड। 5 माइक्रो मीन माइक्रो, फिर आपने याद रखा 10⁻⁻6। तो सिंपली 5 दूने कितने हो गए, 5 दूने 10 गुणा 10⁻⁻6। अब मैथमेटिक्स क्या बोलता है, ये 10⁻1 है और ये 10 कितना है -6। तो ये -6 जो है और एक, -6 में से एक जमा कर गया तो -5 रह गए। आगे हम न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स करेंगे तो उसमें आ जाएगा। ये -6 है, माइनस की वैल्यू ज्यादा है और 10 तो -6 में से एक गया, -5 रह गया। तो 10⁻5 सेकेंड इसका आंसर होगा। या फिर एक 1 गुणा 10⁻5, इस तरह से भी ऑप्शन हो सकता है। सेम ही चीज है ये, एक से किसी चीज को मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, एक को किसी चीज से गुणा कर दो, वही चीज रहती है। लेकिन जीरो की इतनी वैल्यू होती है कि जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया वो जीरो हो जाती है। तो ये थोड़ा सा ये इसको याद रखना आपने। टाइम कांस्टेंट कोई आपको कोई न्यूमेरिकल इस तरह का आ जाए तो किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। एक क्वेश्चन है, ढूंढ के मैंने लिखा हुआ है। इन ए आरसी सर्किट, एक आरसी सर्किट, इन आरसी सर्किट चार्जिंग सर्किट, इन a RC charging circuit capacitor voltage reaches 63% in how much time? किसी आरसी सर्किट में चार्जिंग जो कैपेसिटर वोल्टेज है वो 63% कितने टाइम तक पहुंचेगी, तो वो पहुंचेगी टी टाइम तक। 1 टी बोल दो, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ। इसमें से इतने ही क्वेश्चन आने की इसमें संभावना है और इसमें कुछ ऐसा नहीं आएगा। एक आपने टेबल बना लेना, आरसी
सीरीज में क्या होता है, आरसी सीरीज सर्किट है तो उसमें टाउ इज इक्वल टू आरसी, जो कि हमने पढ़ लिया। अगर ये आरसी पैरेलल हो तो इसमें क्या होता है, टी इज इक्वल टू आर जो टोटल होता है, आर टोटल गुणा सी। ये तो हो गया दोनों का, मतलब फार्मूला हमारा सेम ही है। ठीक है, पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस निकाल के ही उसको मल्टीप्लाई करना है। और आर एल मतलब इंडक्टर सीरीज, तो उसमें टी क्या होगा, एल अपॉन आर, आर इंटू सी था, अब एल अपॉन आर हो गया। और आर एल पैरेलल टी इज इक्वल टू कितना होगा, टॉ टाइम एल अपॉन आर टोटल। तो ये सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट, सीरीज में और पैरेलल में सेम होता है, सीरीज में और पैरेलल में, लेकिन कैपेसिटर के केस में दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में, कैपेसिटर कैपेसिटर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और इंडक्टर के केस में, इंडक्टर के केस में जो इंडक्टेंस है वो ऊपर आ रही है, आर इसको डिवाइड कर रहा है। इसमें भी बस है कि ये आर टोटल में आता है, तो आपने देखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आरसी सर्किट है या आरएल सर्किट है। फार्मूला सीरीज पैरेलल दोनों के लिए सेम एक ही है, मल्टीप्लाई है, लेकिन इंडक्टर के केस में ये डिवाइड का वाला आ जाएगा। और डिवाइड किसको करेंगे हम, इंडक्टर को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे कैपेसिटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे इंडक्टर को डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, आर से, डिस्टेंस से। जैसे यहाँ पे कैपेसिटर को आर से मल्टीप्लाई किया किया यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो ये आपने याद कर लेना है। एग्जामिनर इससे ज्यादा नहीं पूछेगा इसमें, अगर कोई टाइम कांस्टेंट आता है, ये इस तरह से आता है, तो इस जो ये क्वेश्चन आया था हमारा, कहीं एक नंबर भी चला जाए, इसलिए ये मेरे को कवर करना जरूरी था। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका कोई ऐसा कोई क्वेश्चन ना छूट जाए जो कि हमने ना किया हो। कोशिश रहे कि सारे का सारा कवर हो जाए, और कम से कम जो पिछले क्वेश्चन में आया वो तो 100% हो जाए, उसमें से कोई भी क्वेश्चन कहीं नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इतना करेंगे, बाकी का फिर आगे देखते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। करो आप पढ़ाई, धीरे धीरे करो, थोड़े थोड़े लेक्चर देखते रहो। थैंक यू।